हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, सत्रीकरण की कुछ महत्वपूर्ण विचारक और अवधारणाएं। अब देखिए, बहुत से विचारक हुए जिन्होंने जो है सत्रीकरण पे अपना विचारधारा भी प्रस्तुत किया। इसमें से सबसे पहले तो यही थे कार्ल मार्क्स की विचारधारा। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या था। कार्ल मार्क्स के विचारधारा के अनुसार सामाजिक सशक्तिकरण पर जो है कार्ल मार्क्स ने एक बुनियादी अवधारणा रखी थी। इसके लिए सशक्तिकरण समाज के दो पारंपरिक विरोधी श्रेणियों में भी बांटा था। इसे वर्ग के नाम उन्होंने दिया था। इन वर्गों में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण सदैव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्ल मार्क्स की दृष्टि में समाज में दो मुख्य सामाजिक समूह होते हैं। पहला समूह वह है जो स्रोत यानी रिसोर्स का मालिक और इन पर नियंत्रण रहता है। स्रोतों की तकनीकी और मूल्यवान वस्तु भी मानता है। इन्हें उत्पादन के साधन के नाम से भी जाना जा सकता है। दूसरा समूह उन लोगों का है जिनका ना तो स्रोत पर स्वामित्व है और ना ही नियंत्रण होता है। इन श्रेणियों के लोग पहली श्रेणी के लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे गरीब, ठीक है, और पहले से जो होते हैं स्वामित्व यानी जो है मालिक, जिनके पास स्रोत का मालिकाना अधिकार भी होता था। इनका जीवन यापन पगार पर ही होता था, जिसे वे श्रम करके प्राप्त सदैव करते थे। इन दोनों श्रेणियों के लिए मार्क्स ने जो है वर्ग पद का प्रयोग किया था। अगर खुलासे से बात करें तो कहेंगे कि पहला वर्ग वह है जिसका उत्पादन के स्रोत पर स्वामित्व था और दूसरा वर्ग इन पर कोई अस्तित्व नहीं था। इस तरह वर्ग का सामाजिक समूह और इसके सदस्य के उत्पादन साधनों की सामान्य भागीदारी थी। तो यानी कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बात कहा था कि हमारे समाज में दो तरह के व्यक्ति पाए जाएंगे, एक जो होगा धनवान और एक होगा गरीब। गरीब जो होगा धनवान व्यक्ति के यहाँ कार्य करेगा और उसे पगार लेगा और अपना जीवन यापन करेगा, लेकिन कोई भी संसाधन होगा उस पर जो है अमीर लोगों का ही नियंत्रण होगा। गरीब लोग तो सिर्फ उस जो है संसाधनों का करेगा प्रयोग और उसका जो है अमीर लोगों के लिए तैयार करके सदैव देगा। तो ये कार्ल मार्क्स के जो थे बिल्कुल विचारधारा स्पष्ट थे। कार्ल मार्क्स का यह भी कहना था कि जिसके पास उत्पादन के साधन है वही जो है राजनीतिक शक्ति का उपयोग भी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखो तो अगर गाँव में देखोगे जो साहूकार या जो भी कोई सेठ है, अगर उसके पास पैसा धन संपत्ति है तो वही राजनीति का शक्ति केंद्र रूप बन जाता है। लेकिन आम आदमियों को यहाँ पर कोई रूप धारण नहीं होता है, वो कहीं भी कुछ करने लायक भी नहीं रहते हैं। आपने आए दिन इस उदाहरण को सब आपके समक्ष प्रस्तुत होता ही रहता है। कहते हैं समाज में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी में वही व्यक्ति जाते हैं जो धनवान होते हैं, लेकिन आम गरीब बंदों को तो कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि आम गरीब बंदे के पास इतना जो है घूस देने के लिए पैसे नहीं होते, इतना पैसा उनके पास देने के लिए होता नहीं, क्योंकि आज हर चीज़ जो है चरित्रवान नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हो कि वो उसको इतना पैसा ऑफर किया, वो इसका इतना पैसा ऑफर किया, तो इतने पैसे उनके पास आते कहाँ से हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहते हैं इनको मैं क्या कहूँ, चाहे कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, चाहे इंग्लैंड का हो, अमेरिका को, हर जगह जो है इसी प्रकार की राजनीति देखने को मिलता है। कहीं भी साफ सुथरी राजनीति कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे कोई व्यक्ति अपने आप को कितना भी महान क्यों ना साबित कर ले। कहते हैं राजनीतिक जो होती है उसमें हर जगह जो है दूसरों को कैसे हमने ख़त्म करना है, दूसरों को कैसे हमने पछाड़ने हैं, यही बातों पर वो सोचते रहते हैं। उनको एक भी टॉपिक मिलता है तो लेना का देना कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग सदैव वही लोग करते हैं जिनके पास साधन होता है। आर्थिक शक्ति आदमियों की राजनीतिक और कानूनी शक्ति की ओर ले जाता है, यानी जिसके पास पैसा है वो राजनीतिक भी वही होते हैं और कानूनी शक्ति भी वही होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति को आर्थिक स्रोतों को कानूनी नियंत्रण की ओर ले जाता है। जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन पर जो है स्वामित्व है, कार्ल मार्क्स उन्हें शासक वर्ग कहा है, यानी वो शासक ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सारे जो होते हैं धन दौलत संपत्ति सब होते हैं और दूसरे को खरीदने का भी पूरा उनका दायित्व होती है। यानी कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बात को कहा था कि जिन लोगों के पास उत्पादन और साधन का स्वामित्व है, कार्ल मार्क्स ने उन्हीं ही शासक वर्ग यानी रूलिंग क्लास कहते हैं। वह वर्ग जो सूत्रों का मालिक नहीं है, जो होते हैं लेकिन उत्पादन साधनों की तरह काम करते हैं, वो सेवा वर्ग यानी सर्विस क्लास कहलाते हैं। इस वर्ग की स्थिति जो है अधीनस्थ वर्ग की तरह होती है, क्योंकि इनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती है और शासक वर्ग जिन नियमों को बनाते हैं उनके अंतर्गत उनको कार्य भी करने होते हैं। कहते कार्ल मार्क्स ने ये बात भी साफ शब्दों में कहा था कि शासक वर्ग की सुरक्षा और उसकी हेतुओं को देखते हैं।
मार्क्स की दृष्टि में कानून शोषण का एक साधन है, यानी कानून जो है एक शोषण करने का एक साधन बन गया है। इसका कारण यह है कि इन कानूनों को शासक वर्ग बनाता है और वही इस पर नियंत्रण भी रखता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज देखा जाए तो कानून पे भी उन्हीं लोगों का नियंत्रण है जो पावरफुल है। आम व्यक्तियों को तो सिर्फ वहाँ पर जो है ज़बरदस्ती ले जाया जाता है और उनको दूसरे के अपराध जो है उन पर थोपा जाता है। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में इसको जो है कहा था कि कानून जो है जो कहते हैं अमीर लोग बनाते हैं और इस कानून पे जो है अमीर लोग का ही नियंत्रण होता है। अगर लगता है कि ये गलत बात है तो कभी आप आम बंदे बन के जाकर देखिए, आप किसी भी पुलिस चौकी के अंदर आपको वो लोग ऐसे बातें करेंगे जैसे कि आपने बहुत बड़ा अपराध करके यहाँ पर आए हो। लेकिन वही सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति चला जाएगा तो बड़े आदर से उनको कुर्सी पे बैठाएंगे और उसको मान सम्मान करेंगे। तो इसमें दिख गया ना कि शासन हमारे लिए नहीं होता है, अमीर वर्ग के लोग के लिए होता है। गरीबों से तो उन्होंने पैसे लेने हैं और तरह तरह के जो है उन पर चार्जशीट लगाने होते हैं। कहते कार्ल मार्क्स ने सिर्फ केवल इन्हीं बातों पर नहीं देखा है, इन सूत्रों का जो है स्वामित्व राजनीतिक शक्ति ही देता है। यानी ये लोग जो होते हैं राजनीतिक शक्ति से ही काफ़ी प्रेरित होते हैं। ऐसा भी होता है कि सूत्र का जो मालिकाना हक विशेष अधिकार की स्थिति देता है और यह शासक वर्ग एक समय में जो समाज को परिचित विचार होते हैं लोगों को देते हैं। सूत्रों के स्वामित्व एक ऐसी विचारधारा पैदा करते हैं जो इस संपूर्ण समूह को जो है उच्च स्थान पर रख देता है। मार्क्स का कहना है कि एक समाज में जो विचारधारा होती है वो प्रभुता वर्ग की ही होती है। यानी देखा जाए तो जो प्रभुता वर्ग है उन्हीं का विचारधारा जो है पूरे व्यक्ति समाज को मानना पड़ता है। इसमें कोई दो विचारधारा नहीं। कार्ल मार्क्स ने सही बात को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया था। यह जो है वैचारिक होती है जो प्रभु वर्ग संरचना की वैधता देती है और इसी से वर्ग बनते हैं। वे लोग जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, एक लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नियंत्रण को बनाए भी रखते हैं। यानी देखा जाए तो इस बात को भी कार्ल मार्क्स ने लिया था कि जिन व्यक्तियों का एक बार जो है राजनीतिक में दबदबा बन जाए तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियंत्रण चलता ही रहता है। यानी फादर बना है तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तो इस तरह जो है इस दर पीढ़ी दर चलता ही रहता है, उनका ही स्वामित्व होता है। अगर हम राजनीतिक दल की बात भी करें तो आपने देखा ही होगा कि कई पीढ़ियों तक जो है शासन करने वाले शासकों का एक ही परिवार के व्यक्ति होते हैं, यानी दूसरे परिवार के व्यक्ति नहीं होते हैं। इसके लिए मुझे किसी राजनीतिक जो है पार्टी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जगह ये विद्यमान है। कहते हैं फादर ने किया था, उसके बाद बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी सदैव उनकी प्रभुता बढ़ती ही चली जाती है। दूसरी ओर जो सेवा वर्ग लोग होते हैं लंबे समय तक अपनी अधीनस्थ स्थिति में बने भी रहते हैं और तब तक चलता रहता है जब तक समाज में कोई जो है गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता है। यानी मान लीजिए कोई अगर ड्राइवर है तो कहते हैं वो ड्राइवर बेचारा ड्राइवर भी बना रहेगा, उसके बेटा भी उसी के घर में जाकर ड्राइवर बनेगा। यानी जो कहते हैं निम्न सदस्य होते हैं वो निम्न ही बने हुए रहते हैं जब तक उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन न देखने को मिले। मार्क्स का मानना था कि सभी समाज वर्गों में बटे नहीं होते हैं। उद विकास की पहली अवस्था में मानव समाज में वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं था और इस समाज में न तो कोई कानून था और न ही कोई राज्य। किसी भी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। ऐसे समाज में पूर्ण रूप से समानता थी और ऐसे समाज को अधीन साम्यवादी भी कहते थे। इस अवस्था को गुजर जाने के बाद वर्गों का वर्गीकरण आया, शासक वर्ग और सेवा वर्ग का उदय हुआ। मार्क्स के अनुसार वर्ग की अंतिम अवस्था तब आई जब इनमें पूंजीवादी आया और तब समाज में शासक वर्ग और सेवा वर्ग में संघर्ष हुआ। संघर्ष जिसे मार्क्स वर्ग संघर्ष कहते हैं, यानी मार्क्स वर्ग संघर्ष के नाम जो है दिया गया है। आज ऐसे अवस्थाओं में पहुंच जाएगा जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेंगे। इन अवस्था को वर्गहीन समाज कहते हैं। मार्क्सवादी संदर्भ में इसे हम साम्यवादी समाज भी कहा जा सकता है। इस तरह मार्क्स के लिए समाज की विशेषता सशक्तिकरण नहीं हो रहेगी और समाज जो है अपने हजारों वर्ष पुराने अवस्था में पहुंच जाएगी जहां वर्ग नहीं था। वहां पर सिर्फ व्यक्तियों का कार्य था और व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो है अपनी चीज़ों को साझा करते थे और जो है खुशी खुशी अपने समाज में अपना जीवन व्यतीत करते थे। अगला जो हमारा था मैक्स वेबर की विचारधारा, यानी मैक्स वेबर ने भी इस पे जो है सशक्तिकरण के ऊपर अपना विचारधारा प्रस्तुत किया था। कार्ल मार्क्स के बाद मैक्स वेबर का सशक्तिकरण के विचारों पर जो है महत्वपूर्ण योगदान था, जबकि कार्ल मार्क्स ने सशक्तिकरण का मुख्य स्वरूप वर्ग को ही माना था। यानी वर्ग को ही जो है मार्क्स ने जो है
दिया था प्रॉपर्टी। लेकिन वेबर का सोचना था कि वर्ग के अतिरिक्त दो अन्य स्वरूप भी है, परिस्थिति और शक्ति। परिस्थिति और शक्ति के रूप में जो है मैक्स वेबर ने अपना विचारधारा प्रस्तुत किया था। मार्क्स की तरह वेबर भी यह जानते थे कि आर्थिक अर्थों में वर्ग की महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन वेबर एक कदम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि वर्गों का विकास बाजार अर्थव्यवस्था में है। इस भांति वर्ग जो है पूंजीवादी समाजों का एक लक्षण है क्योंकि इन समाजों में बाजार अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद में उत्पादन की इकाई परिवार नहीं होता है। इन समाजों में बाजार उत्पादन और वितरण के कार्य को ले लेता है। सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाओं को भी लोग बाजार पर ही निर्भर होते हैं। लोग अपनी कार्यकुशलता को बाजार में बेचते हैं और अपना जो है जीविकोपार्जन उस धन से ही करते हैं जिससे उन्हें आय होती है। कुछ खास तरह की जो है कुशलताएं जैसे कि इंजीनियरिंग और तकनीकी और चिकित्सा से बाजार में दूसरे व्यवसायों की तुलना में अधिक धन मिलती है। जिन लोगों के पास ऐसी तकनीकी क्षमता होती है उन्हें बाजार की कुशलता कहते हैं। अकुशल और अर्धकुशल लोगों की क्षमता उन लोगों की तुलना में कुशल है, कम है, यानी बिल्कुल ही वो बेकार होते हैं। उनके जीवन रहने की संभावना बहुत कम रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति कुशल नहीं होंगे, अपनी क्षमता को नहीं दिखाएंगे, उनको समाज में जीवित रहने की संभावना भी बहुत कम बन जाती है। संपत्ति पर भी सिद्धांत लागू होता है। धन का लाभ उस बात से बदलता है कि यह संपत्ति किस स्थान पर मिलती है, यहाँ तक कि किस शहर या गांव में स्थापित है। बाजार भी धन के मूल्य को निर्धारित करती है। वेबर ने सटीकरण के जीवन को अवसर यानी लाइफ ऑफ चांस की अवधारणा द्वारा समझाया था। संपत्ति बाजार का स्थिति से परिभाषित भी की जाती है। व्यक्तियों में काम करने की जो कुशलता वह उस वर्ग को निर्धारित करता है और वह वर्ग बाजार निर्धारण भी करती है। वह लोग जिनके पास धन का कोई मालिकानाधिकार नहीं है लेकिन उसके पास ऐसी कुशलता है जिसको बाजार में जीवित रखने के कई अवसर भी हैं, इसलिए इन्हें गरीब नहीं कहा जा सकता है जैसे कि मार्क्स का सिद्धांत कहता है। मैक्स वेबर ने शासक वर्ग की विचारधाराओं को अस्वीकार कर दिया था और इसी में अपना कुछ विचारधारा भी दिया था। मार्क्स के अनुसार यह वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं और राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जिनके पास पैसा धन होता है, जो उत्पादन करते हैं, वही राजनीतिक शक्ति के रूप में होते हैं। हमारे समाज में अगर आप देखोगे तो कहते हैं शासन कोई और चला रहा है और ये शासन किसी और के नियंत्रण में है। आज के समाज में भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि राजनीतिक कोई और कर रहा है और ये सारे राजनीतिक किसी और के नियंत्रण में है। जो धनवान व्यक्ति है वही इसको नियंत्रण भी करते हैं। वेबर के अनुसार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हमेशा राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को वेबर ने साफ शब्दों में कहा कि साधनों का स्वामित्व जिसके पास है वही शक्ति नियंत्रण भी करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लोगों को राजनीतिक शक्ति मिलती है वह इसलिए नहीं कि उसके पास आर्थिक शक्ति है, उन्हें राजनीतिक कुशलता इसलिए मिलती है कि वह काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी विचारधारा को दूसरों को दे सकते हैं। यानी यहाँ विचारधाराओं को जो है बहुत महत्व दिया गया है। इस विचारधारा को घोषणा पत्र, संगठनात्मक कुशलता और उद्देश्य के प्रति जो है प्रतिष्ठितता को भी बताते हैं। देखिए विचारधारा सभी की अपनी अपनी होती है, तो इसमें वेबर ने भी कोई गलत नहीं बोला। वेबर ने भी सही बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि जिसके पास बोलने की क्षमता है, जिसके पास अच्छा कार्यकुशलता है, वो भी अपना जो है दबदबा बना सकता है समाज के ऊपर। इस भांति आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति आधुनिक समाज में एक साथ नहीं चल सकते। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति आधुनिक समाज में चलना संभव नहीं है।